आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 29 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे कनाडा में मार्क कार्नी की पार्टी ने फिर जीत की दर्ज, फिर बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। इसराइल के लिए मुश्किल, ट्रंप के लिए तकलीफ। डील नहीं की तो फिर लगेगी यूरोप में पाबंदी, फ्रांस ने ईरान को दी धमकी। सीजफायर या फिर सियासी ढोंग, गजा टॉक्स में ब्रेक थ्रू का दावा, लेकिन इसराइल हमास की जिद के आगे लग रहा है मुश्किल। 27 शहीद, दुनिया खामोश, गजा पर इसराइली हमले जारी, बॉम्ब के बाद भूख भी कर रही कत्ल। इसराइल के मुंह पर ब्रिटेन का तमाचा, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर का फलस्तीन को सपोर्ट, $135 मिलियन की मदद का भी ऐलान। लेबनान को कब्जाना चाहता है इसराइल, हिजबुल्लाह चीफ का खुला पैगाम, कहा रेजिस्टेंस ही है असल जवाबी ताकत। और समंदर में डूबा $60 मिलियन का अमेरिकी फाइटर जेट, यूएस ने बताया एक्सीडेंट, हुथी कह रहे मिसाइल से दागा निशाना। गुड इवनिंग। ये खबर हर अखबार में छाई हुई है, गजा में सीज फायर बहुत करीब है, लेकिन हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये एक और सियासी ड्रामा है। इजिप्ट यानी कि मिस्र के सोर्सेस का ये दावा है कि मिस्र की दारुल हुकूमत कायरो में चल रही गजा सीज फायर टॉक्स में बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, कुछ शानदार डेवलपमेंट होने जा रहा है और सीज फायर पर जल्द ही कोई अच्छी खबर आ सकती है। ये दावा किया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा उससे ये पता चलता है कि इसराइल की डिमांड पे डील लटक गई है। इसराइल का वही पुराना राग है, हमास को हथियार डालने होंगे। हमास कह रहा है कभी नहीं, मुमकिन नहीं। इसराइली मीडिया ने भी रात सीजफायर की बातचीत में ब्रेक थ्रू वाली बात को करीब 3 बजे, मैं जग रहा था, पढ़ रहा था, 3 बजे रात जोर शोर से छापा कि हाँ ब्रेक थ्रू होने वाला है गजा डील में कुछ। लेकिन सुबह के 4 बजने से पहले कुछ ही मिनट के अंदर, 1 घंटा भी नहीं हुआ, कुछ ही मिनट के अंदर खबर बदल गई और पहले जिस खबर को कहा था ब्रेक थ्रू होने वाला है उसे फौरन झुटला दिया सोर्सेस के ही हवाले से इसराइली मीडिया ने। जाहिर है इसराइल में बहुत हलचल है और वो गजा में कमजोर नहीं दिखना चाहता, इसीलिए पल पल खबरें बदल रही हैं। मुज़ाकरात में इजिप्ट और कतर के मीडिएटर बने हुए हैं। दोहा मीटिंग में थोड़ी प्रोग्रेस हुई, थोड़ी तरक्की हुई जो दोहा में मीटिंग हुई, लेकिन अग्रीमेंट अभी दूर है। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई अमन की रोशनी है या एक और हवाई खबर है। याद कीजिएगा तो आज के पहले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि 5 साल का जो प्रपोजल दिया हमास ने मिस्र को और मिस्र ने इसराइल भेजा, इसराइल ने उसे ठुकरा दिया था। यह खबर उसके आगे की है। बढ़ते आगे, गजा पर रात भर इसराइली हमले हुए जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने एक बार फिर गजा पर रात भर बम बरसाए। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक कम से कम 27 फलस्तीनी शहीद हुए। इसकी तादाद और भी ज़्यादा है, कहीं कहीं से तो रिपोर्ट्स आई नहीं हैं। सीज फायर ख़त्म होने के बाद से रोज़ाना एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। मार्च से इसराइल ने गजा के 20 लाख लोगों के लिए खाना, दवा और हर सप्लाई बंद कर दी है। लोग आईडीएफ के बॉम्ब और गोली से बच जाते हैं तो भूख से बचने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। अरब, गैर अरब और दुनिया के तमाम ममालिक के लीडर, तमाम कंट्रीज़ के लीडर, चाहे तुर्रम खां हो या चुर्रम खां हो या कोई भी हो, उन सब की हैसियत हमारे और आपके बराबर हो गई है, क्योंकि वो हो या हम, कोई भी गजा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, एक रोटी नहीं भेज पा रहा। कोई गुलाम हो या हिम्मत और ताकत का अलमबरदार हो, कोई भी झंडा उठाता हो, फिलहाल तो सब मुर्दार नजर आते हैं, क्योंकि हर रोज गजा के लोग भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, इंसानी जिंदगियों का हिसाब आखिर कौन देगा। बढ़ते आगे, इसराइल नाम के मुल्क को वजूद में लाने वाले ब्रिटेन से फलस्तीन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, बरतानिया कुछ कह लीजिए, उसने आज़ाद फलस्तीनी रियासत के सपोर्ट का राग दोहराया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने मंडे को, पीर को लंदन में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर, जो वेस्ट बैंक उधर से अथॉरिटी चलती है, उसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात की कियर स्टारमर ने, और गजा में हो रही तबाही पर सिंसियर कॉन्डोलेंसेस भी दिए। कहा बड़ा दिल दुखता है साहब, रात में नींद नहीं आती, बहुत दुख है। कहा अफसोस है, बहुत अफसोस है। यूके ने वो तो हमने कह दिया नींद नहीं आती, नींद सबको आती है। यूके ने इस मीटिंग के दौरान फलस्तीन के लिए $135 मिलियन का एड पैकेज अनाउंस किया, जो कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स के लिए होगा। ये एक अच्छी राहत वाली खबर है।
इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक पुश है जो इसराइल पर प्रेशर भी बढ़ाता है और वेस्ट में फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट का नया चैप्टर भी खोलता है। क्या वेस्ट का नैरेटिव बदल रहा है? लेकिन एक पार्टी को हथियार देने वाले उन्हीं हथियारों से मची तबाही पर जब अफसोस के आंसू दूसरी पार्टी के सामने बहा रहे हों तो एतबार कैसे किया जाए? सही से देखें तो ये फिलिस्तीनियों के लिए एक पॉजिटिव खबर थी, लेकिन मैं जितना पढ़ चुका हूँ, आप जितना जानते हैं मुझसे ज़्यादा, हम जो इतिहास जानते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं ना उस हिस्ट्री को, तो अपने आप ज़ुबान से तंज निकल आते हैं, सवाल तो पूछने पड़ते हैं। बढ़ते हैं आगे और ये खबर ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रफ़ा की सभी बर्बाद इमारतों को भी गिराया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है, समतल, ग्राउंडेड। बर्बाद इमारतों को, आधी टूटी, गिरी, सबको। क्या ये रफ़ा में फ़लस्तीनियों को एक खुले मैदान में कैद करने का इसराइल का नया मास्टर प्लान है कि तमाम इमारतों को गिराकर एक मैदान बना दिया जाए? जहां लोग जान बचाने के लिए भागे थे जिस रफ़ा में, अब वहां भी मौत के बुलडोजर घूम रहे हैं। गजा के जुनूबी कोने में रफ़ा मौजूद है, रफ़ा शहर, जहां लाखों लोगों ने रिफ्यूज लिया था, पनाह ली थी। वो शहर अब इजराइल के बुलडोजर्स के नीचे आहिस्ता आहिस्ता दफनाया जा रहा है और दुनिया बस ट्विटर पर हैशटैग चला रही है। लोकल लोग कह रहे हैं कि ये सब एक नया गेम प्लान लगता है, सभी फिलिस्तीनियों को एक बैरन डेजर्ट कैंप में कैद करने का प्लान। रफ़ा के आसपास सब रेगिस्तान है, एक ऐसे डेजर्ट कैंप में कैद करने का प्लान लगता है ये जहां सिर्फ गर्मी हो, भूख हो और बेरहमी हो। 2 महीने से गजा में न दवाई और न दाल चावल। इसराइल का ब्लॉकेट अब तक का सबसे लंबा ब्लॉकेट है, सबसे लंबी नाकेबंदी, लेकिन दुनिया के ज़मीर की खामोशी उससे भी कहीं ज़्यादा गहरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा लंबी है। सीज़ फायर तो बस एक फोटो ऑप था, उसके बाद तो गजा फिर से बारूद और भूख का मैदान बन गया। ये सच है कि रफ़ा की हर दीवार गिर रही है, लेकिन इंसानियत की दीवार तो कब की टूट चुकी है। सवाल ये है अब कि क्या ये सिक्योरिटी है जो इसराइल कर रहा है या 21वीं सदी का ओपन एयर जेनोसाइड है? बात लेबनान की और हिजबुल्लाह की। इसराइल की नियत लेबनान पर कब्जा करने की है, ये बात कही है शेख नईम कासिम ने, या उन्होंने पैगाम दिया है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल या हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम कासिम ने अपनी ताज़ा तकरीर में कहा कि इसराइल चाहता है कि लेबनान को कमज़ोर कर दे, उस पर कब्जा जमाए और सियासी दबाव के ज़रिए उसकी बैक को तोड़ दे, लेबनान की भी और हिजबुल्लाह की भी। नईम कासिम ने ताना मारते हुए कहा कि अगर इसराइल का मकसद कब्जा नहीं था तो वो 18 साल लेबनान में क्यों बना रहा, और फिर रेजिस्टेंस के सिवा, हिजबुल्लाह के सिवा और किसने उसे निकाला? शेख नईम कासिम ने जोर देकर कहा कि लेबनान की असली ताकत उसकी रेजिस्टेंस, उसकी फौज और उसके लोग हैं, और ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू खुद मुश्किल में है, इस्राएली हुकूमत को किसी किस्म की रियायत देना गलती होगी। ये मुतालबा था अपनी लेबनान की जोसेफ ऑन वाली हुकूमत से कि इसराइल को कोई रियायत मत दो, वो तो खुद फंसा हुआ है, कमज़ोर है, चोट मारो। बात यमन की लाल सागर की। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से $60 मिलियन का फाइटर जेट चू कर टपक कर समंदर में डूब गया। अब यह हादसा है, यह हुथी का हमला, इसको लेकर सवाल चल रहे हैं। अमेरिका का F-18 जेट हैंगर से टो करते वक्त स्लिप करके रेड सी में गिर गया, यह अमेरिका का कहना है। यूएस नेवी कह रही है एक्सीडेंट था, लेकिन सोशल मीडिया और हाउथी सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि ड्रोन या मिसाइल से बचने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन ने तेज यू टर्न मारा और जेट समंदर में डेक से फिसलकर लुढ़क गया। रेड सी में डेक से फिसला, चेन वेन टूटी, बेलगाम हुआ और धुड़प नीचे, और ट्रैक्टर भी ले गया साथ में जो टो कर रहा था उसे। क्या अमेरिका झूठ बोल रहा है जैसे सोशल मीडिया पर दावे चल रहे हैं, या फिर ये उसकी मिलिट्री शिकस्त का एक नया चैप्टर है? इस खबर को और डिटेल में देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। एक और खबर है, हुथीस और लेबनान दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। हुथीस के हमलों से परेशान अमेरिका ने अब लेबनान की 2 शिपिंग कंपनीज को निशाना बनाया है। यूएस ट्रेजरी ने नए सैंक्शंस लगाए हैं उन लेबनीज टैंकर्स पर
जो गैस और ऑयल यानी गैस और तेल यमन के हूथीज तक पहुंचा रहे थे, जैसे यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है, दावा है। अमेरिका का कहना है कि ये सप्लाई हूथीज की मिसाइल्स और ड्रोन्स को फ्यूल दे रही थी और इन्हीं से हम पर हमले किए जा रहे थे, इसराइल पर भी। हकीकत यह है कि हर बारूदी जवाब के बाद एक नया सैंक्शन लग जाता है। सवाल यह है कि हूथीज का फ्यूल तो रोक लेंगे, लेकिन इसराइल को हथियार देना जारी रखेंगे। अरे नेतन्याहू से जंग बंद करवा दो ट्रंप बाबू, हूथीज खुद हमले बंद कर देंगे, वो तो कह चुके हैं। सिंपल है फंडा। मगर नहीं, अमेरिका के प्लान्स इतने सिंपल कहां होते हैं। बात कनाडा की। कनाडा ने लिबरल पार्टी को फिर से वोट दिया है। कनाडा की आवाम ने लिबरल्स को जिता दिया है और कार्ने ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या बनेंगे। वो गजा के हक में बोलते हैं, या यूं कहें कि इसराइल की जो पॉलिसी है जंग की उसके खिलाफ है। उनकी जीत इसराइल के लिए तकलीफ का बायस है, लेकिन ट्रंप से डील करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए थी कार्ने को, वो हासिल नहीं कर सके। यानी उन्हें बैसाखियां लेनी पड़ेगी, सपोर्ट से हुकूमत बनानी पड़ेगी। इलेक्शन रिजल्ट्स में लिबरल को 167 सीट के साथ सबसे आगे दिखाया जा रहा है और कंजर्वेटिव्स 145 पे हैं, लेकिन लिबरल्स मेजॉरिटी से कुछ कदम दूर रह गए हैं। मार्क कार्ने ने जीत के बाद अमेरिका को तकलीफ देने वाला बयान दिया है। अपनी विक्ट्री स्पीच में मार्क कार्ने ने खुले तौर पर कहा, अमेरिका के साथ पुराना भरोसा टूट चुका है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में इतना पुराना साथी कह रहा है अमेरिका के साथ पुराना भरोसा टूट चुका है। ग्लोबल ट्रेड का वो सिस्टम जिस पर कनाडा ने वर्ल्ड वॉर के बाद तरक्की की थी, अब उनके लिए खत्म हो चुका है। अब सवाल यह है कि बिना अमेरिका के भरोसे के कार्ने नया ट्रेड रूल्स किसके साथ बनाएंगे? रूस, चाइना, यूरोप, किसके साथ? फिलहाल तो ट्रंप के बड़बोलेपन और कनाडा को अमेरिका में मिलाने वाले बयान के बाद से कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और ये बयान उसकी एक और बानगी थी। बढ़ते आगे, इस खबर का टाइटल हम दे सकते हैं, डील नहीं तो दबाव, फ्रांस की ईरान को ओपन वार्निंग। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ईरान की अमेरिका से न्यूक्लियर डील नहीं होती, वो अपना न्यूक्लियर बम का प्रोग्राम बंद नहीं करता, तो हम यूनाइटेड नेशंस की पुरानी पाबंदियां वापस लागू करने में नहीं हिचकिचाएंगे। किस पर लागू करने में? ईरान पर। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, इन्हें E3 कहा जाता है। यूरोप की ये 3 सबसे बड़ी ताकत है। इनके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्नैप बैक मैकेनिज्म का ऑप्शन है। ये मैकेनिज्म यानी बिना किसी नए वोट के पुराने सैंक्शंस को दोबारा लागू करने का रास्ता है ये मैकेनिज्म, स्नैप बैक। तो इस तरह से देखें तो ईरान के पास वक्त कम है और उसके सामने 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो डील करो या फिर सैंक्शंस का सामना करो। 2015 वाली डील में ये E3 जो थे, ये पार्टी थे, तभी इन्होंने सैंक्शंस हटाए थे। अब फिर लागू करने की बात है। यूरोप अब क्लियरली प्रेशर मोड में है। अगर पाबंदियां लगी तो ईरान यूरोप में बिजनेस नहीं कर पाएगा, माल नहीं खरीद पाएगा, माल नहीं बेच पाएगा, और इससे क्या होगा? ईरान की इकोनॉमी और टूट जाएगी। सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोप भी ईरान पर इस डील को साइन करने के लिए प्रेशर डाल रहा है। क्या ईरान एक जंग से बचने के लिए और बिजनेस में और ज़्यादा टूटने से बचने के लिए इस डील को साइन कर लेगा? वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस शो में इतना ही। एक गुजारिश, फेसबुक पेज हमारा इस वीडियो में, पिछले वीडियोस में पहले कमेंट में पिन होगा। आज़ाद बोल इंडिया फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करें, शेयर करें उसकी वीडियोस, ताकि और लोगों तक जल्दी सर्कुलेट हो और वो भी आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से इतनी कम वक्त में मशहूर और मारूफ हो जाए। सलामत रहिए, खुश रहिए।